देखो आज स्टार्ट करेंगे हम सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर 2025-26 का। तो यहां पे देखो सैंपल पेपर करने से पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि सैंपल पेपर को ना अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे हमारे पास दो सेक्शन है, एक आपको पता है कि आपके पास क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और एक क्या आएगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। अब देखो ये जो सेक्शन डिवाइड है दो पार्ट में डिवाइड होगा, 40 नंबर आपका मैक्रो का और 40 नंबर किसका होगा, हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का होगा। अब यहां पे क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 20 एमसीक्यू, कितने नंबर के, 20 नंबर के। फिर हमारे पास टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के हैं आपके पास, 3 मार्क्स वाले टोटल कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास जो 4 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। और 6 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे आपके 4 क्वेश्चन। तो आप टोटल करोगे तो टोटल आपके पास आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 34 क्वेश्चंस, और जो आपका मार्क्स होगा कितना होगा, 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा टोटल मिला के, पार्ट ए पार्ट बी। तो यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो क्या होता है तुम्हारे पास कि तुम पता है गलती क्या कर देते हो कि जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें पूरा एक पेज भर देते हो, लास्ट में तुम्हारे पास टाइम इतना कम बचता है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हो, 2-3 लाइन आप लिख के आ जाते हो। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो आपको देखना है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो देखो जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली आप कोशिश करो कि 1 मिनट में क्या हो जाए, कवर हो जाए आपका। फिर भी हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं कि मान लो जो तुम्हारे 20 एमसीक्यू है ना, तुम्हारे पास लग गए 25 से 30 मिनट। टोटल आपके पास कितने मिनट्स हैं, 180 मिनट्स है टोटल आपके पास। अब तुम्हारे पास जो 20 एमसीक्यू, आप 25 से 30 मिनट ले लो, वेरिएबल ले लो 5 मिनट एक्स्ट्रा। मान लो कोई जल्दी कर लेता है, कोई थोड़ा क्या करता है, लेट में करता है। फिर हमारे पास जो 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें हम कितना टाइम लेते हैं, सेम हम लेते हैं 4 क्वेश्चन हमारे पास, 25 से 30 मिनट। अब हमारे पास 4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन क्या देना होता है, थोड़ा सा ज्यादा देना होता है। तो यहां पे आप कितना टाइम लोगे, यहां पे आप लोगे 45 से मान लो 50 मिनट का समय ले लो। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें कितना टाइम लोगे, सेम, क्योंकि 4 क्वेश्चन है। आप पर क्वेश्चन भी अगर 10 मिनट का टाइम ले रहे हो तो आप ले लो 45 से 50 मिनट। टोटल आप देखोगे 50-50 100 160 मिनट। फिर भी तुम्हारे पास कितने मिनट बच गए, 20 मिनट अभी भी आपके पास रिमेनिंग है। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। और बीच में देखो पता क्या होता है, एग्जामिनर भी आता है लास्ट के 5 मिनट, थ्रेड मान लो, ये कर लो कर लो, तुम्हारा 5 मिनट उसमें बर्बाद जाएगा। इसके लिए आप मेंटली क्या रखोगे, प्रिपेयर रहोगे। दूसरा क्या होता है कि तुम्हें ना 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, 10 या 15 मिनट आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। तो आप ना एमसीक्यू तो आंसर तुम्हारे मन में वहीं पे सोल्व हो जाएंगे 10-15 मिनट के अंदर। तो वहां पे आप यूटिलाइजेशन करोगे अपने टाइम का। तो टोटल आप टाइम को ऐसे मैनेज करके लेके चलो, आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है हर क्वेश्चन को, तो यहां पे देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे हम आपके पास एक स्लोप गिवन है, देखो ये कंजप्शन कर्व है, ये बताओ कौन सा कर्व है, पता है किसी को, इनकम कर्व। ये हमारा इनकम कर्व है, वाई है, कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब आपसे पूछा गया है कि ये आपको कर्व गिवन है और ये तुमसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम है ना, इसमें बी का बताओ। ये जो बी है, ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, इस बी का बताओ कि बी इसमें से क्या है। अब यहां पे आप बी पे देखोगे कि बी पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। किसका इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पे हमारा सी किसके बराबर है, वाई के बराबर है। अब ये 4 पॉइंट है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कब 0 होगा, एपीसी 0 होगा, स्लोप सेविंग कब का 1 होगा, एपीसी 1 होगा। तो अगर आपको पता होगा जो मैंने करवाया था कि जब हमारा एपीसी क्या होता है, 1 होता है, उस केस में सी किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है।
अगर आप एपीसी के फीचर्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता होगा कि जब हमारा एपीसी 1 के बराबर होता है उस केस में हमारा सी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। जैसे मान लो मेरा अगर सी 100 है तो वाई भी कितना होगा, 100। अब करके देखो एपीसी क्या होगा हमारा, सी बटे में वाई, 100 अपॉन में 100, आंसर क्या आएगा 1। मतलब कि एपीसी 1 कब होगा, जब हमारा सी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बताओ हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में आप देखोगे कि जो हमारा डी होगा ये क्या होगा, आंसर होगा। यहां पे तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, अगर तुमने एपीसी के फीचर्स पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्टली देख ही याद आ जाएगा कि जब हमारा सी वाई के बराबर होता है उस केस में हमारा एपीसी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। कोई डाउट है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है सभी को। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें पूछा जाता है तुमसे कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रियल जीडीपी गिवन है और आपको गिवन है कि एस्टिमेट करना है 173 है और आपके पास नॉमिनल जीडीपी है। अब तुम्हें बताना है जीडीपी डिफ्लेटर। किसी को याद है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था, देखो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी हमारा होगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100। अगर आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर देते हो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं यहां पे हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 295.36। रियल जीडीपी कितना गिवन है हमारा क्वेश्चन के अंदर, 173.82 मल्टीप्लाई कर दो 100। अब इसको सोल्व करते हैं। अब क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का, तुम्हें नहीं करना है, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा 295.36 डिवाइड बाई 173.82 मल्टीप्लाई बाई 100, 169.92। कहां पे, सी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को यहां पे? तो देखो फॉर्मूले तुम्हें याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर का आपसे याद हो तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या है। यहां पे इसने क्या पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया कि आपको क्या फाइंड करना है, जीडीपी डिफ्लेटर को फाइंड करना है। बेसिकली ये प्राइस को एडजस्ट करके बताता है कि आपका जो करंट ईयर प्राइस है और जो प्रीवियस प्राइस है उसमें कितने परसेंट का हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। कोई डाउट है किसी को सेकंड क्वेश्चन में, क्लियर है। अब देखो यहां पे हमारे थर्ड क्वेश्चन, मनी क्या होता है, नॉन पेरिशेबल है और ये एक्सेप्टेबल होगा एनीवन से। आप बताइए कौन सा फंक्शन है मनी का। तो देखो नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो सड़ नहीं सकता, जो गल नहीं सकता, जो खराब नहीं हो सकता। देखो बार्टर सिस्टम की कमी क्या थी, बार्टर सिस्टम की कमी यही थी क्योंकि आप ना उसको जो, जैसे मान लो कोई भी एक फ्रूट मान लो, जैसे आम है, आम को आपको स्टोर करके रखना है, उसकी कमी क्या थी, क्या आप आम को 5 साल तक स्टोर कर सकते हो, नहीं। बट आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, क्यों, क्योंकि मनी कभी भी खराब नहीं होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मनी हमारा नॉन पेरिशेबल है, मतलब मनी खराब नहीं होता। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ, स्टोर ऑफ वैल्यू होगा। इसका मतलब सिंपल सा स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आपको देखो इसमें क्या देखना है, फंक्शन को देखना है, कौन सा फंक्शन पूछा गया। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देके बता सकते थे कि यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू होगा। देखो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, विजिबल है सभी को। अब देखो यहां पे क्या बोला गया हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट देखो आपको स्टेटमेंट वाले और असर्शन वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला गया है कि डिवैल्यूएशन जो करेंसी होता है वो अकर होता है कब, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा
अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में एक्सचेंज रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब हम समझते हैं कि डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। देखो, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी करेंसी की वैल्यू क्या कर देगी? डाउन कर देगी। सपोज करो कि हमारा $1 50 रुपए चल रहा था, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करेगी। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने कर दिया $1 80 रुपए। इसी का मतलब तो डिवैल्यूएशन है कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। तो जब डिवैल्यूएशन होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट देखो बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ रहा है ना। अब देखो 50 से कितना हो गया? 80 हो गया। तो डिवैल्यूएशन के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? बढ़ता है। इस स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया है कि डिवैल्यूएशन के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हमारा डिक्रीज हो रहा है? यहां पे नहीं, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हमारा रॉन्ग हो गया। ये लगा दो कट। ये तो हमारा पहला वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला। बोला गया है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में कंपीटेंट अथॉरिटी। अब देखो कंपीटेंट अथॉरिटी क्या होती है? ऐसी अथॉरिटी जो इनको मैनेज करेगी। गवर्नमेंट होगी, आरबीआई होगी, ये कंपीटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। ये क्या करती है? मेंटेन नहीं करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। हमने 3 टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा था। हमने पढ़ा था फिक्स पढ़ा था, फ्लेक्सिबल पढ़ा था और मैनेज पढ़ा था। फिक्स में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। कौन कंट्रोल करता है? मार्केट। इसमें भी तो ये बोला गया है कि जो हमारा फ्लोटिंग है उसमें गवर्नमेंट कोई दखल नहीं देगी। गवर्नमेंट बोलती है कि छोड़ दो, ये मार्केट डिसाइड करेगी। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इसमें बोला गया, समझो दोबारा से, इसमें बोला गया है कि फ्लोटिंग में, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट कोई भी दखल नहीं देगी। और यही तो होता है फ्लोटिंग के अंदर कि गवर्नमेंट कोई भी दखल नहीं देती है। कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है ना। रीजन ये ट्रू होने का, इसमें तो यही बोला गया ना कि गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसमें कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा। तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या है? सही है। अब देखो कौन सा होगा यहां पे? स्टेटमेंट फर्स्ट बी वाला होगा। बिल्कुल सही, ये होगा बी वाला। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है। आपको एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को देख के तुम्हें बताना है कि जो सी और डी क्या रिप्रेजेंट करता है एरो हमारा। जो देखो हमारा जो एरो है सी और डी है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, विजिबल है सभी को? तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एरो सी कौन सा है? ये वाला एरो। और डी एरो कौन सा है हमारा? ये वाला एरो। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज। हमारे पास 2 टाइप के मार्केट होंगे, एक होगा फैक्टर मार्केट और एक क्या होगा? मनी मार्केट। फैक्टर मार्केट में क्या होगा? फैक्टर पेमेंट होगा और फैक्टर सर्विसेज होगा। और मनी मार्केट में क्या होगा? मनी से रिलेटेड डीलिंग होगी। तो बताओ जो सी और डी है इसमें कौन सा हो रहा है? फैक्टर हो रहा है, गुड्स हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, फाइनेंशियल हो रहा है? फैक्टर हो रहा है, क्योंकि फैक्टर की बात हो रही है ना, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है। तो यहां पे आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हो? ए, फैक्टर। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो डिफ्लेशनरी गैप रेफर करता है गैप को जो शॉर्ट होगा। किससे शॉर्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड से। अब बताओ यहां पे ऑप्शन गिवन है। अब देखो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। हमारे पास 2 टाइप का पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था एंटे और एक क्या पढ़ा था? पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लान और इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल। अब यहां पे बोला गया है कि मान लो सपोज करो कि डिफ्लेशनरी गैप कब आएगा। हमने प्लान किया है कि जो डिमांड होगा मार्केट के अंदर 500 करोड़ का डिमांड होना चाहिए। ये हमने माना है कि हमारा होना कितना चाहिए पूरे साल के अंदर? 500 करोड़ का डिमांड होना चाहिए। हमने प्लानिंग किया है। बट एक्चुअल में पता है कितना हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है 200 करोड़।
इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा? रिसेशन आएगा, चीजें क्या होने लग जाएगी? सस्ती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने प्लानिंग किया था कि 500 करोड़ का डिमांड होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना डिमांड हुआ? 200 करोड़। इसका मतलब कि जो हमारा एक्चुअल डिमांड है प्लान डिमांड से कम होगा, तो उस केस में हमारा जो गैप आएगा, कौन सा गैप आएगा? डिफ्लेशनरी गैप आएगा। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखो, ये हमारे पास है इनकम, ये मेरे पास है एडी। ये मैंने क्या किया है? ये मैंने मान लो प्लान किया है कि इतना मेरा डिमांड होना चाहिए, बट मेरा एक्चुअल में पता है डिमांड कितना होता है? ये डिमांड होता है, कम डिमांड होता है। तो ये जो गैप मेरा आया, ये गैप कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप है ना। और ये डिफ्लेशनरी गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा जो पोस्ट वाला है ना, जो प्लान, जो मेरा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो मेरे प्लान से क्या है? कम है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सा कम है? पोस्ट वाला कम है कि एंटी वाला कम है? पोस्ट वाला कम है, क्योंकि एक्चुअल वाला हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या आ रहा है? कम आ रहा है। किससे कम आ रहा है? जो भी हमने प्लानिंग किया है एग्रीगेट डिमांड आना चाहिए, उससे हमारा क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। कि जो आपने इकोनॉमी में जितना प्लान किया था, जैसे मैंने प्लान किया था 500 करोड़ का, बट पोस्ट कितना हुआ? 200 करोड़ हुआ। तो ये मेरा जो 300 करोड़ का गैप आ गया है ना, ये गैप क्या कहलाएगा? मेरा डिफ्लेशनरी गैप। तो इस वाले केस में जो आपका ये गैप आ रहा है, ये गैप कौन सा गैप कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर है सभी को? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है सभी को? अब देखो यहां पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फर्दर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाते हैं। मतलब कि फाइनल गुड्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोड्यूसर की साइड से तो नहीं होगा। मतलब कि मान लो ये मार्कर बना दिया प्रोड्यूसर ने, अब प्रोड्यूसर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगा। प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। तो ये कौन से गुड्स है? फाइनल गुड्स। तो मैंने, आपने जो प्रोडक्शन बाउंड्री पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और प्लस में उनमें कोई भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि गलत है? बताओ। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसर की साइड से नहीं होगा, तभी वो कौन से गुड्स कहला रहे हैं? फाइनल गुड्स कहला। तो कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो मतलब पहला तो हमारा क्या आ रहा है? सही आ रहा है। सेकंड देखते हैं। बोला ये फाइनल गुड्स है, क्या होता है कि जो परचेजर परचेज करता है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सपोज करो कि तुमने आलू परचेज किया, आलू को क्या ऐसे ही खा जाओगे? ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना तुम। प्लस में मान लो तुमने पनीर परचेज किया या चाय परचेज किया, चीनी परचेज किया, कोई भी चीज जो तुम परचेज कर रहे हो डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसमें कुछ ना, देखो दो काम कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे, जैसे कुछ लोग चीनी खा जाते हैं डायरेक्टली, या चाय में बना के पी सकते हो आप। तो यहां पे आपने क्या किया? जो फाइनल गुड्स हमारा चीनी है उसको हमने फर्दर क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। और इसमें भी वही बोला गया है कि फाइनल गुड्स जो हमारा परचेजर है ट्रांसफॉर्म में भी कर सकता है। देखो मर्जी है आपकी, आप ट्रांसफॉर्म कर भी सकते हो और ट्रांसफॉर्म नहीं भी कर सकते। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही, ट्रू है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारे ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कोई डाउट किसी को? क्या गया भाई? हमारा नंबर कौन सा था? 708 पर। ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें M1 निकालना है। ये आइटम्स की वन है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है? M1। M1 का फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ। देखो M1 का फॉर्मूला होता है CC प्लस DD प्लस OD। CC का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक,
डीडी का मतलब होता है नेट डिमांड डिपॉजिट, और ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट। देखो इसमें सीसी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक 320 गिवन है, पुट कर दो। क्या डीडी गिवन है इसके अंदर, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है, 200। ओडी गिवन है इसके अंदर, नहीं, तो 0 है ओडी हमारा, तो कितना हो जाएगा 520। ओके कौन सा था ये, 260 है ना, ठीक है सॉरी, ये हो गया 260, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 580। 580 कौन सा है, कोई डाउट है? देखो M1 का यही आएगा, आपका एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाएगा, याद रखना है सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। डीडी का मतलब क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट, जो कमर्शियल बैंक के पास सेविंग के रूप में अवेलेबल होता है। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन। अदर डिपॉजिट में जैसे आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है, हमारा ओडी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सटर्नल, दिखाई दे रहा है सभी को, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो हमारे पास देखो 4 कंपोनेंट थे बीओपी के, कौन कौन सा था हमारे पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये था। फिर हमारे पास था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये था हमारे पास। फिर था हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर, और फिर था हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर। तो देखो आपको 4 याद रखने हैं, हमारे पास 4 कंपोनेंट थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या था, गिफ्ट था, डोनेशन था, जो भी मतलब वन वे ट्रांसफर था। और कैपिटल ट्रांसफर में क्या था, जैसे लोन हो गया, ये सारे क्या थे, हमारे कैपिटल ट्रांसफर के पार्ट थे। ध्यान रखना ये जो 3 होते हैं ना, ये किसके पार्ट है, हमारे करंट अकाउंट के, और ये जो होता है किसका पार्ट होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या तुमसे पूछता है कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंट होता है ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप समझो एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या आता है। देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है कि फॉरेन में आपकी कोई ना कोई हेल्प हो रही है, ये जो हेल्प होगी गिफ्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, डोनेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, लोन के फॉर्म में भी हो सकती है। देखो गिफ्ट और डोनेशन तो किसका पार्ट है, हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है, बट क्या जो लोन होगा हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है, नहीं ना। लोन किसका पार्ट है, हमारा कैपिटल अकाउंट का। बट इसमें क्या बोला जाता है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस सारे किसके पार्ट है, हमारे करंट के पार्ट है। तो क्या एक्सटर्नल असिस्टेंस सारे करंट के पार्ट है, नहीं, कुछ कैपिटल के भी पार्ट है। तो पहला वाला तो हमारा पहले ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं रीजन पे। बोला गया है कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होगा उसमें बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन्स आते हैं। क्या एक्सटर्नल में लोन आता है, आता है, अभी बताया ना मैंने आपको, डोनेशन होता है, गिफ्ट होता है, लोन आता है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस में लोन आते हैं, तो बिल्कुल सही कि एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या आएगा, लोन आएगा। ये सारा तो हमारा रीजन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, डी, असर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर क्या है, ट्रू है। तो देखो ये आप तभी कर पाओगे जब आपका ना थ्योरेटिकल क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सटर्नल असिस्टेंस समझ के, गिफ्ट डोनेशन समझ के लगा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन वे ट्रांसफर, जिससे आप ना वापस में कुछ रिसीव करने के लिए होप नहीं करते हो। जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, गिफ्ट मिल गया, आप वापस से नहीं रिसीव करोगे। बट लोन क्या होता है, आपने किसी से लोन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई जो है कब स्टैब्लिश हुआ है, पता है किसी को, 1935 में। अब याद रखो 3 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये तीनों पॉइंट आप बेसिक नोट डाउन कर लो। देखो जो हमारा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ कब हुआ, एग्जैक्ट 1 अप्रैल
1935 में ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट डेट है। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में 1 अप्रैल 1 मई भी दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 1935 पे हुआ था। कहां पे हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, कोलकाता, ये पहले का हेडक्वार्टर था। कलकत्ता बोलते थे, मॉडर्न डे में क्या नाम हो गया, कोलकाता हो गया। फिर ये मुंबई में शिफ्ट कब हुआ, 1937 में शिफ्ट हुआ। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से कहां पे चला गया, मुंबई चला गया, जिसको हम क्या बोलते थे, याद है किसी को, बॉम्बे बोलते थे। तो यहां पे आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि अब यहां पे जिसको ये पता होगा ना कि 1 अप्रैल 1935 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, तो आप आसानी से लगा सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा इसका। कोई डाउट किसी को यहां तक एमसीक्यू में? तो यहां पे तुमने एक पैटर्न देखा होगा कि एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे, आपको 5 सेकंड लगेगा। जैसे मान लो ये वाला जो क्वेश्चन था, आपको आता है, आप टिक करोगे, मतलब सही लगा दोगे। आपको नहीं आता है, कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें सोल्व करने का कोई वैसा होगा ही नहीं। बट कुछ एमसीक्यू आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए वेरिएबल हमने लिया था ना 25 से 30 मिनट का, कि कुछ तो आपको 5-10 सेकंड में ही हो जाएगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस क्या होंगे तुम्हारे, आपको आता है सही है, आपको नहीं आता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, तुमसे पूछा गया है तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है कि 2 फर्म है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, और ये बोला गया है कि दोनों फर्म का जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो क्या है, इक्वल है। जीबीए एट एमपी गिवन है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है सेल्स फाइंड करना है। किसका सेल्स फाइंड करना है, फर्म ए का। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला याद है किसी को, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, यही फॉर्मूला हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का। और उसमें भी जो सेल्स का फॉर्मूला वो क्या फॉर्मूला है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा आपका। तो अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, देखो आप क्वेश्चन जब सोल्व करते हो आप डायरेक्टली ऐसे सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हो, नहीं ऐसे नहीं करना। पहले आपको देखना है कि फाइंड क्या करना, हम कैसे स्टेप बाइज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है डोमेस्टिक सेल्स, और मुझे पता है डोमेस्टिक सेल्स किस में आता है, सेल्स में आता है, और सेल्स किसका पार्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट ए का पता कर लूं तो मुझे सेल्स पता चल जाएगा आसानी से। तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला याद रखो। अब तुम्हें जो फर्म ए है उसका वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पे आप देखोगे कि फर्म ए के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बट हमें यह गिवन है कि फर्म ए का जो जीबीए है वो फर्म बी के जीबीए के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले तुम्हें ग्रोस वैल्यू एडेड किसका फाइंड करना है, फर्म बी का फाइंड करना है। देखो तो फर्म बी का क्या होगा, जीबीए एट एमपी ऑफ फर्म बी। सेम फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का कितना गिवन है, 1000, यहां पे हो जाएगा हमारा 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखो परचेज जो होता है वो क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। तो ये जो फर्म बी ने परचेज किया फर्म ए से, ये फर्म बी का क्या है, आईसी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। तो आईसी कितना गिवन है, 250 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो 250, ये आ गया हमारा 750। कोई डाउट है किसी को यहां तक? तो ये हमारा फर्म बी का आ गया, जीवी आ गया। और हमें क्या पता है कि जो जीडीपी या एमपी ए का बराबर है किसके बराबर, जीडीपी एट एमपी बी के बराबर है। और ये किसके बराबर है, टोटल 750 के बराबर है। तो ये आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया, फर्म ए का आ गया किसके बराबर आ गया, 750 के बराबर आ गया। हम सोल्व करेंगे इसको आगे। तो यहां पे जीडीपी एट एमपी ए का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें नहीं पता है,
जीडीपी एट एमपी गिवन है, हमें कितना गिवन है 750, ये 750 गिवन है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आईसी, आईसी का मतलब कि फर्म ए ने कितना परचेज किया, तो परचेज बाय फर्म ए, फर्म बी कितना गया 300, माइनस का 300 इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट 750 प्लस 300 कितना आ गया 1050 आ गया। अब यहां पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगा दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस डेल्टा स्टॉक। अब डोमेस्टिक सेल्स क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने फाइंड कर लिया 1050, डोमेस्टिक सेल्स हमें फाइंड करना है प्लस एक्सपोर्ट गिवन है हमें 200 गिवन, एक्सपोर्ट 200 प्लस डेल्टा स्टॉक गिवन है 150। कोई डाउट है यहां तक, देख लो एक बार। तो यहां पे 1050 है, ये डीएस डोमेस्टिक सेल्स प्लस का 350 और प्लस का 350 इधर है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो फाइनल में जो हमारा आंसर आएगा डोमेस्टिक सेल्स जो आएगा हमारा यह आ जाएगा हमारा 700, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें देखो जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, अगर उसमें आ गया तुम्हारा मालूम इनकम मेथड आ गया, एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, उसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो वैल्यू एडेड के क्वेश्चन है ना ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको, फॉर्म ए का फॉर्म बी का। थोड़ा सा आपको क्या करना है तो ध्यान लगाना है कि कहां पे क्या करना है, आपको कैसे सोल्व करना है। और देखो ऐसा नहीं कि आपने पूरा आंसर आपका लास्ट में नहीं है तो पूरा गलत हो जाएगा। आप जितने स्टेप करते जाओगे ना उस स्टेप के क्या मिलेंगे आपको नंबर मिलेंगे। तो फॉर्मूला इंडिकेट कर दो, जितना आता है एटलीस्ट उतना क्या करके जाओ सोल्व करके जाओ, पूरा खाली छोड़ के नहीं जाना। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन। बट देखो अब तुम्हारी मैथ अच्छी है तो ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चन को छोड़ देना, बाद में अटेम्प्ट करना, ये तुम कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट है यहां तक 11th क्वेश्चन में? क्लियर है सभी को? देखो 11th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है रिजर्व रेशियो का, लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रेडिट। इसका मतलब है जो रिजर्व रेशियो होता है ना रिजर्व बैंक का, वो जो कमर्शियल बैंक होता है उनके क्रेडिट को लिमिट कर देता है। तो हमारे पास जो रिजर्व रेशियो थे, आपने पढ़ा था एलआरआर कितने थे, 2 था, एक था एसएलआर था और एक क्या था सीआरआर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या सीआरआर और एसएलआर क्रेडिट क्रिएशन को इंपैक्ट करता है कमर्शियल बैंक के? बिल्कुल करता है। अगर सीआरआर क्या कर जाए बढ़ जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और सीआरआर अगर कम हो जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट सेम एसएलआर के साथ होगा। तो उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताना है पेपर के अंदर कि जो हमारा एसएलआर है और जो हमारा सीआरआर है वो हमारे क्रेडिट क्रिएशन को कैसे इंपैक्ट करेगा। आप क्या लिख के बताओगे? फर्स्ट पॉइंट लिख के बताओगे आंसर में, इफ एसएलआर एंड सीआरआर इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग का तो लाइन वो लिखोगे कि हमारा जो रिजर्व रेशियो होगा बिल्कुल कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को क्या करता है इंपैक्ट करता है। फिर आप बताओगे कि अगर हमारा एसएलआर और सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा तो मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा, अंडरलाइन करोगे, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करोगे। फिर आप लिखोगे यहां पे इफ एसएलआर एंड सीआरआर डिक्रीज होगा तो हमारे मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट करेगा।
आप ना राम कहानी लिख देते हो, वो नहीं लिखना है आपको। इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट लिखना है और थोड़ा सा ना प्रेजेंट करना है, ऐसे जैसे अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स को बताओ। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो हो सकता है कि आपके नंबर उतने ज्यादा नहीं मिले, तो ये खासकर ध्यान रखना है। सेम इसमें भी वही बोला गया। अब यहां पे देखो नेक्स्ट में और में क्या बोला गया है कि रिजर्व बैंक का फंक्शन बताना है, गवर्नमेंट बैंकिंग सर्विस जो गवर्नमेंट को देती है। कौन कौन सी सर्विसेज देती है रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को, किसी को याद है? बिल्कुल, आरबीआई जो होगा गवर्नमेंट को क्या क्या सर्विस देती है? कस्टोडियन का काम करती है, रिजर्व देखती है, फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करते, तो उसी को क्या करना है, आप 3-4 फंक्शन कोई भी क्या कर सकते हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये आप या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, आपके ऊपर है। चॉइस में जो तुम्हें आसान लगता है ना वो वाला क्वेश्चन आप पहले करना, ऐसे नहीं कि मुश्किल वाला करो, नहीं। वहां पे टीचर तुम्हें जज करने के लिए नहीं बैठा है, वहां पे टीचर सिर्फ चेक करने के लिए बैठा हुआ है। तो जो आपको आसान लगता है ना उस क्वेश्चन को क्या करो, आप अटेम्प्ट करो। कोई डाउट यहां तक 12th क्वेश्चन में? नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना तुम सबको बहुत ज्यादा वैसा करता है, तुमसे पूछा कुछ और जाता है, तुम आंसर ना कुछ और लिख के आ जाते हो। अब तुम्हें पता क्या लगता है, तुम्हें लगता है यार हम तो पूरा सही करके आए थे बट हमारे नंबर मिल क्यों नहीं रहे। तो रीजन क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया और आप आंसर क्या बता रहे हो, कुछ और बता रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला, एक सारिका है, रिटायर्ड हो गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर महीने उसको रेंटल इनकम मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? जो उसकी प्रॉपर्टी है वहां से उसको रेंटल इनकम मिल रहा है। प्लस में उसने एफडी करवा रखा है सेविंग अकाउंट में, उससे पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट कमा रही है। प्लस में उसको ना उसका जो फैमिली का मेंबर है जो अब्रोड में रह रहा है वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो बताओ इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम कौन से है, कौन बताएगा? फैक्टर इनकम जो वो रेंट से कमा रही है। बिल्कुल सही, और ट्रांसफर इनकम वो जो अब्रॉड से आ रहा है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। देखो लिखने का तरीका क्या, आप डायरेक्टली क्या करते, यहां से उठाते लिख देते, नहीं, पहले लिखोगे आप यहां पे फैक्टर इनकम, एक्सप्लेन करोगे। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो हम क्या करते हैं फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलते हैं। और कौन सा इसके अंदर फैक्टर इनकम है? 2 है। आपने सिर्फ क्या बताया, रेंट बताया। इसके अंदर जो इंटरेस्ट कमा रही है वो भी क्या है, फैक्टर इनकम है। पढ़ा है ना, 4 फैक्टर सर्विसेज होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एक तो उसको लैंड के बदले में रेंट मिल रहा है, दूसरा कैपिटल के बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी तो अर्न कर रही है, कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया वहां पे और उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां पे हमारा फैक्टर इनकम कौन कौन सा है, रेंट एंड इंटरेस्ट। ये हमारा कौन सा इनकम है, फैक्टर इनकम हो गया। दूसरा फैक्टर इनकम के बारे में बता दोगे, फिर आप नीचे लिखोगे ट्रांसफर इनकम। अब आप बताओगे कि ट्रांसफर इनकम कौन सा होता है, और प्लस में इस वाले केस में ट्रांसफर इनकम कौन सा है, इसके अंदर हमारा जो भी वो कैश ट्रांसफर जो रिसीव हो रहा है ये कौन सा इनकम हो जाएगा आपका, ट्रांसफर इनकम। कोई डाउट किसी को? ये हो गया आपके 2 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। देखो 1 नंबर आपको यहां पे, देखो बाइफरकेशन कैसे होता है पेपर के अंदर, 1 नंबर आपने जो एग्जांपल ढूंढा उसको मिल जाएंगे इसमें, प्लस में 1 नंबर जो आपने डेफिनेशन दिया यहां पे मिल जाएंगे। फिर इसमें सेम 1 एग्जांपल के और 1 डेफिनेशन के, 2 4 नंबर। कोई डाउट? नेक्स्ट आता है हमारा बोला गया स्पेक्टर एक नॉर्मल रेजिडेंस एक्सवाइजेड कंट्री के, उन्होंने लोन लिया, कितने मिलियन का लोन लिया, 1 मिलियन का लोन लिया। फिर बोला गया है कि सेम ईयर में उन्होंने 5 बिलियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्री ने लोन लिया है। तो यहां पे 2 टाइप के लोन है, एक पर्सन ने लोन लिया है और एक कंट्री ने लोन लिया है। तो बोला गया है कि ये जो है ना हमारे पास, ये सारे किसके एग्जांपल है आपके, एक मिनट, स्पेक्टर टुक लोन लिया यहां पे हमारा ड्यूनर से गवर्नमेंट से बोरोड टू कवर द बीओपी। ओके, अब तुम्हें बताना है कि जो मिशिका है एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, अब वो क्या बोल रही है कि ये जो सारे ट्रांजेक्शन है ना, कैसे ट्रांजेक्शन है हमारे पास, इसने बोला है कि ये एक मिनट, मिशिका इकोनॉमिक्स रीड द ओके ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इसने बोल दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पे 2 टाइप के आपको ट्रांजेक्शन क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन,
एक XYZ जो पर्सन है उसका ट्रांजेक्शन है जो उसने लोन लिया है, दूसरा जिस कंट्री में वो रह रही है उसने लोन लिया है। मिशिका जो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है वो बोल रही है कि दोनों ना ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। अब हमारे पास बीओपी के अंदर कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एक होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। देखो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन होता है जिसका बीओपी चाहे डेफिसिट में हो चाहे सरप्लस में हो, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन होता है कि आप वो तभी करोगे जब बीओपी या तो डेफिसिट में होगा या बीओपी किस में होगा? सरप्लस में होगा। मान लो एक देश लोन कब लेगा? जब वो घाटे में जा रहा होगा तब लोन लेगा कि ऐसे ही लोन ले लेगा? तो लोन अगर एक कंट्री लेता है तो कैसा ट्रांजेक्शन होगा? ऑटोनोमस होगा कि अकोमोडेटिंग होगा? अकोमोडेटिंग होगा, क्योंकि लोन तभी लिया जाता है कंट्री के द्वारा जब कंट्री किस में जा रही है? डेफिसिट में जा रही है या सरप्लस में जा रही है। ठीक है, तो यहां पे मिशिका ने क्या बोला कि दोनों ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस है। देखो कंट्री ने जो लोन लिया है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? वो ट्रांजेक्शन है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो यहां पे क्या आप मिशिका के स्टेटमेंट से एग्री करोगे? नहीं एग्री करेंगे। क्यों एग्री नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे जो XYZ कंट्री ने लोन लिया वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है, और जो पर्सन ने लोन लिया, तो देखो पर्सन का लोन क्या बीओपी डेफिसिट में जाए चाहे सरप्लस में जाए, क्या कोई लेना देना है? नहीं। तो कौन सा ट्रांजेक्शन है? ऑटोनोमस। तो जो मिस्टर स्पेक्टेकर है, ये पर्सन, इसने जो लोन लिया है वो कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। और जो कंट्री ने लोन लिया वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो यहां तक किसी को डाउट है? तो यहां पे ट्रांजेक्शन को यहां पे तुमसे डिफरेंस ना पूछ के, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तुमसे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ना तुम्हें क्वेश्चन को पहचानना होगा कि क्या पूछा गया। नेक्स्ट करें, चलो चलिए पिक्चर देखो और बताओ मुझे कि क्या समझ में आ रहा है तुम्हें इस पिक्चर को देख के। ध्यान से देखो, बताओ। बिल्कुल सही। तो इसमें सिंपल सा है, दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई नहीं, बंदूक है ना, बंदूक चला रही है ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये डिफेंड कर रही है इन्फ्लेशन को। तो यहाँ पे 3 गिवन है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट। तुम्हें किसी भी 2 को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, बैंक रेट को और रेपो रेट को एक्सप्लेन कर दो या बैंक रेट ओपीओ को एक्सप्लेन कर दो, मर्जी है तुम्हारी। कर दोगे? तो बैंक रेट कैसे करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैसे करेंगे? बैंक रेट, चलो बताओ। इन्फ्लेशन में बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा? बेचा जाएगा। सिक्योरिटी को मार्केट में बेचोगे तभी लोगों के पैसे किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। तो ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन में क्या करोगे? सेल करोगे। बैंक रेट को क्या कर दोगे? इंक्रीज करोगे। रेपो रेट को भी क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे। तो बताना पड़ेगा कि बैंक, आप लिख दोगे टॉपिक यहां पे बैंक रेट, पहले डेफिनेशन दे दोगे कि बैंक रेट होता क्या है, फिर बताओगे कि इन इन्फ्लेशन बैंक रेट विल इंक्रीज, इट लीड टू, क्या लीड कर जाएगा? हमारा कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी उसे क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जो पूरा मैंने फॉर्मेट बताया था ना आपको कि कैसे लीड करेगा, वो सारा आपको क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा। हो जाएगा सभी का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे क्या बोला गया कि एक इकोनॉमी में एमपीसी कितना है? 0.8। गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस कर रही इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है? 1000 करोड़। विच लेड टू नेशनल इनकम कितना बढ़ गया हमारा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? ये आपको बताना है। आपको पहले बताना है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिर क्या बताना है आपको? मिसिंग वैल्यू बतानी है। इसमें ये कौन कौन से मिसिंग वैल्यू है? तो ये बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? 3 फॉर्मूले मैंने करवाए थे, अगर किसी को याद होगा। के का फॉर्मूला क्या था हमारा? के का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा के का?
K इक्वल 1/1 माइनस MPC। और तीसरा फॉर्मूला क्या था? K इक्वल 1/MPS। ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास K के। अब बताओ इसमें K निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? क्वेश्चन में MPC गिवन है, गिवन है ना, यहाँ पे आप देखोगे MPC आपका 0.8 गिवन है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे K की वैल्यू, K इक्वल 1/0 यहां पे करते हैं K इक्वल 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.25 आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? 5। कोई डाउट है किसी को? सोल्व कर लोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया मिसिंग वैल्यू को फाइंड करो। यहां पे आपको कौन कौन से, फर्स्ट कहां है हमारा, ये वाला है, और सेकंड को। सिंपल सा है, मल्टीप्लायर पता चल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लायर से। 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से करो, कितना आ जाएगा बताओ? 5000 आ जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारा 5000। 800 को किस 5 से करो, कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। तो आपके पास मल्टीप्लायर आ गया। सिंपल सा, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो चार्ट करवाया गया था वो अगर आपको याद होगा, तो हमें पता था कि ये जो होता है ना, जो मल्टीप्लायर आता है उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल फाइंड करने। 1000 को 5 से करो 5000 आ जाएगा, 1000 को 5 से करोगे 5000 आ जाएगा, 800 को 5 से करोगे 4000 आ जाएगा, 200 को 5 से करो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो आपको ये सेकंड और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू बतानी थी। तो फर्स्ट कितना हमारा? 5000, सेकंड कितना हमारा? 4000। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? अब सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा गलती करते हो, ये पता है तुम इसमें कितना टाइम बर्बाद करते हो? तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरे 10 से 15 मिनट बर्बाद करते हो। मैं आपको 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। तुम गलती कहां पे करते हो? तुम गलती करते हो कि पहले तुम इसको पढ़ते हो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हो। नहीं, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो और फिर आप पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि आपको पूरे, देखो ये तो छोटा है, फिर भी कभी कभी 1.5 पेज की राम कहानी आ जाती है। एक मनी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, जिसमें पैराग्राफ से कोई लेना देना भी नहीं था। सेम इसमें भी देखते हैं, देखो 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफरेंट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। आपको रिवेन्यू रिसिप्ट फाइंड करना है 2 टाइप के इसके अंदर। दूसरा बोला गया है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कम क्यों हो गई, इसका रीजन फाइंड करना है। तो ये बताओ, हमारे पास जो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बिना पढ़े बता सकते हो। एक होता है टैक्स रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। तो यहां पे गिवन होगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे टैक्स रिवेन्यू है और नॉन टैक्स रिवेन्यू है, मिल गया। तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट का आंसर हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो आपने ऐसे बना के लिखोगे, रीजन क्या है? बच्चों ने प्री बोर्ड में क्या कर रखा है, पूरा का पूरा जो पैरा होता है ना, यहां से आंसर दिख गया मेरे को, ये लगाया, यहां से यहां तक लिख दिया। ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं आपको, आप पूरा का पूरा पैरा टेप देते हो, नहीं। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसको आंसर बना के लिखना है। 2 या 3 लाइन में क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। फर्स्ट का आंसर मिल गया हमारा कि रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसे टैक्स रिसिप्ट होता है और नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड हमारा क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है रिड्यूस कैसे हुआ। तो यहां पे बोला गया है कि यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, फिस्कल डेफिसिट डाउन हो गया हमारा 6.4% से लेके 5.6। रीजन क्या हमारा? पहला हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार ने टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया यहां पे। दूसरा हमारा हायर कहा गया, डिविडेंड रिसीव हुआ हमारा, ये भी दूसरा हो गया। प्लस में और कुछ है, ओके, गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटी रही है, रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 आंसर मिल गया आपको। तो यहां पे फर्स्ट लिखो कौन सा है, ग्रोथ इन, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा यहां पे ग्रोथ इन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट ऐसे आप सेकंड मेंशन करोगे कौन सा, जो सरकार ने ये एक्टिविटी किया है, सेकंड हो गया आपका। और थर्ड क्या करोगे,
जो भी हायर बजटेड जो डिविडेंड से पैसा आ रहा है, 3 पॉइंट हो गए, सिर्फ तीनों पॉइंट को लिख दो, मिल गया आपको नंबर। आप पता क्या कर दो कि यहां से दिख गया ना मेरे को आंसर, जैसे मान लो मुझे यहां से आंसर दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा आपने उठा के टेप दिया, तो बताओ इसमें आंसर ढूंढने को तुम्हें बोला गया था, बट ढूंढ कौन रहा है? अब टीचर को ढूंढना है कि आपको सर जो सही लग रहा है ना, आप क्या कर दो, उसको टिक लगा दो और नंबर दे दो। ऐसे नंबर नहीं मिलते यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना। देखो इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आप आंसर लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, आप टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितनी भी राम कहानी बना के आ जाओ, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करना है क्वेश्चन पेपर। तो फिलहाल में हम क्या करेंगे, सिर्फ मैक्रो ही सोल्व करेंगे क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी हम क्या करेंगे, एक पूरा ना 3 घंटे की मैं क्लास रखाऊंगा, उसमें करेंगे पूरा एक पूरा प्रॉपर, ठीक है। चलो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, हो गया टाइम। सर उस वाले वाला डिफरेंशिएट बताना। किसमें डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू बता दो। रेवेन्यू रिसिप्ट में सेम तो वही, टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट का टैक्स रिसिप्ट क्या होता है आपका, टैक्स रिसिप्ट होता है ऐसा रिसिप्ट जो टैक्स के थ्रू आप रिसिप्ट करते हो, और नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है जो बिना टैक्स के होता है, जैसे पेनल्टी हो गया, फाइन्स हो गया, चलान हो गया, फिर बिल्कुल ये सारे स्पेशल असेसमेंट हो गया। तो ये डिफरेंस बताना है आपको, और डिफरेंस नहीं बता के डायरेक्ट वो भी लिखोगे ना, जैसे मान लो डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स, तो वो भी डिफरेंस की तरह ही काम करेगा, ठीक है।